राजीव जी, यह बदलाव कतई नहीं है, यह पाखंड है। पाखंड इस बात का है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, उनको यह बताने की कोशिश की जाए कि जो समस्याएं हैं उसकी बात हम खुद कर रहे हैं, आप विपक्ष की बात को मत सुनिए। जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल इस देश में बन रहा है, उस माहौल को भोथरा करने की कोशिश है, प्रतिवाद की आवाज को मध्यम करने की कोशिश है, जो अपोजिशन है उसके स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश है। कोई इससे बदलाव नहीं। आपके कहने से जो मीनू जी ने बात, तमाम तरह की बात करते 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 जो मंदसौर की घटना का उन्होंने जिक्र किया, सच्चाई वही है। क्यों आप अगर आप कोई आप राजनीतिक ताकत पाना चाहते हैं 8 साल के सत्ता के बाद, तो किस बिना पर आप आना चाहते हैं दोबारा से? क्या गवर्नेंस के बूते पर? क्या अपनी आर्थिक नीतियों के बूते पर? क्या डेवलपमेंट के बूते पर? किसी औद्योगिकरण के बूते पर? लोगों को रोजगार देने के बूते पर? किस बिना पर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा सत्ता में लाया जाए? या जिन विधानसभा चुनाव में, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आपको सत्ता दोबारा दी जाए? निश्चित रूप से गवर्नेंस आप मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि आपने दिया ही नहीं। तो आप जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप कोई बात कर रहे हैं, मान लीजिए हसबोले साहब कहते हैं कि इस देश में गिर रही है, गरीबी और अमीरी के बीच में जो अंतर है वो बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, बेरोजगारी का संकट है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो आपके इस कहने का मतलब क्या है? अगर आप इनके उपचार का कोई विकल्प नहीं बताते हैं, ये जो हालात पैदा हुए हैं वो जिन नीतियों के कारण हुए हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई टिप्पणी नहीं करते, उनमें बदलाव की कोई अगर आप चर्चा नहीं करते, तो इस बात का क्या मतलब रह जाता है? क्या हसबोले साहब एक सामान्य व्यक्ति हैं? हसबोले साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार को डिक्टेट कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं कि आप यह नीति बदलो, अपनी यह नीतियां नहीं चलेंगी जिससे लोगों के मन में इस तरह के, युवाओं के मन में जिस तरह का आक्रोश भरा हुआ है, जिस तरीके से रोजगार का संकट पैदा हुआ है, जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं। ये क्या वजह है कि अगर आप बात करते हैं, अगर मैंने एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति इस देश के पूंजीपति लगाते ले जा रहे हैं, ये क्या अनायास है? अगर यह अनायास नहीं है तो निश्चित रूप से सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। और इन नीतियों में बदलाव की अगर आप बात किए बगैर कोई भी आप चर्चा करते हैं तो बेमानी है। इसलिए बेमानी है कि आप सशक्त व्यक्ति हैं, आप एक विमर्श करने वाले व्यक्ति नहीं है। मोहन भागवत साहब जो बात करते हैं, मोहन भागवत साहब ने जनसंख्या की बात उठाई। आप कहते हैं कि एक जनसंख्या की नीति बने, और उन्होंने इस बात कैसे कही कि जनसंख्या का अनुपात अगर बिगड़ेगा तो हमने देश को बढ़ते हुए देखा है। कहां अनुपात बिगड़ रहा है? कौन सा, किसने आंकड़े दे दिए? किसकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जिसके देश से विभाजन की स्थिति पैदा हो जाए? उनकी पूरी बात का आधार क्या है? आप किसको आप डराना? एक डर का ही माहौल तो बनाना हुआ ये। निश्चित रूप से जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह जनसंख्या इस आधार पर जनसंख्या की बात नहीं होनी चाहिए ना, कि एक वर्ग विशेष का, एक समुदाय का, कुछ लोगों की का अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो हमने देश में विभाजन देखा है। ये इस बात का मतलब क्या है? क्या कोई आंकड़ा कोई बताएगा? अब तक जितने हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि किसी की जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही हो। आप हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने किसी मुसलमान मित्र का नाम आप बता दीजिए जिसके पास 1 दर्जन बच्चे हों, जिसके पास 10 बच्चे हों। सवाल यह है ना कि अगर जिस तरीके से हम और आप चिंतित हैं कि हमारा परिवार सीमित हो, हम अपने संसाधनों का एक क्वालिटी लाइफ के लिए उपयोग कर सकें, हम अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकें, उनको रोजगार के अच्छे मौके दे सकें, इस तरह से सभी वर्ग के लोग चिंतित हैं। मुसलमान का भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना ही चिंतित है, ईसाई भी उतना ही चिंतित है, क्रिश्चियन सिख भी उतना ही चिंतित है। कोई ऐसा समूह नहीं, कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो इस गर्ज जिम्मेदाराना तरीके से बढ़े कि देश को बांटने के लिए हमको जनसंख्या बढ़ानी है। अगर आप में से किसी की मुलाकात तो कैसे व्यक्ति से हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, मेरी तो मुलाकात तक आज किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जी। कौन सी बात आप करना चाहते हैं? दूसरी चीज जो आप जिन माइनॉरिटी के कुछ 5-6 लोगों से मुलाकात हुई थी मोहन भागवत साहब की, मोहन भागवत साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी बात का मतलब है,
उस मीटिंग में भी जनसंख्या के मुद्दे पर लोगों ने उनको अपने तथ्य रखने की कोशिश की, और मिल करके आने के बाद कोशिश साहब ने कहा कि जो मैंने बात की उससे भागवत साहब कन्विंस नजर आए, उनकी किताब है वही मैंने पढ़ी है, किस बिना पर आप बात कर रहे हैं इस तरह की बात। तो एक डर का माहौल बनाने की कोशिश जो है, और एक वर्ग को डराने की कोशिश कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश बढ़ सकता है इनकी वजह से, कोई तर्क थोड़ा है। और दूसरी चीज है, ये जो माहौल बन रहा है राजीव जी, ये जो यात्रा चल रही है दक्षिण की, या इस यात्रा से इस देश का विमर्श बदला, राजनीतिक विमर्श बदला, और इसलिए इन तमाम मुद्दों पर लोग बात करने के लिए मजबूर हुए हैं। इस देश का जो कोर गुण है, जो मुख्य गुण है, जो धर्मनिरपेक्षता, ये प्रमुख तत्व हमारे यहाँ, लोगों के साथ मिल करके जीने की जो आदत है। आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, एक छोटी बच्ची जो राहुल गांधी के साथ दौड़ती आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहे क्या, इनके पास खड़ी हो, इनसे रोने लग रही है वो। क्या राहुल गांधी कोई अवतार पुरुष है? इस देश के एक राजनेता हैं जो आवाम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो एक संदेश है। और इसमें जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो एक वैल्यू एडिशन, सोनिया जी आई एक वैल्यू एडिशन है। इस यात्रा ने अपने आप में इतना माहौल बना दिया है, और इस वजह से ये लोग डरे हुए लोग। क्यों? कि जो जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया वो एक ताश का महल है, एक पत्ता खिसकेगा नहीं कि पूरा का पूरा महल भर आ जाएगा। तो ताश के महल का बहुत समय तक जिंदा थोड़ा रख सकते हैं। आप तो हमेशा डरे हुए लोग रहेंगे ना कि कब हमारी सच्चाई सामने आ जाए। जो हमने एक विमर्श बना रखा है इस देश में, उसकी सच्चाई, उसकी कलई कब खुल जाए, कौन सा व्यक्ति है जो उसमें सेंध लगा दे, कौन इस गुब्बारे में छेद कर दे। ये तो 24 घंटे डरे हुए लोग आप रहेंगे। आपके मन में डर तभी नहीं होगा जब आपकी नीतियों में कोई स्थायित्व हो। आप अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करें, आप गवर्नेंस के मुद्दे पर बात करें, अपनी योजनाओं के जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, उन मुद्दों की बात करें आप, कि नहीं जो ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो सब गलत है, देखिए हमने ये ऐसा कर दिया है। कहने की स्थिति में आप नहीं है। जिस इस देश की मुद्रा के अवमूल्यन को लेकर के जो बातें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, उन्हीं को याद कर लें। वो ना हमको कोई बात कहने की जरूरत नहीं, किसी को कोई बात कहने की जरूरत है, आप उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते। जिन योजनाओं को लेकर के आप आए, ढिढोरा पीट करके आप लाए, आपने नोटबंदी किया, आप चर्चा क्यों नहीं करते? नोटबंदी से क्या क्या लाभ हो गया इस देश में? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमने जीएसटी, रात को 12 बजे आपने पार्लियामेंट खुलवा करके डमरू बजा करके आपने जीएसटी लागू किया था, आप क्यों नहीं कहते कि जीएसटी से कितना फायदा हो गया और कितना नुकसान हो गया? आप मेक इंडिया का एक आपने नारा लगाया, आप बताइए कि मेक इंडिया से देश को कितने फायदे हो गए? उसमें कोई बात ही नहीं होती। जिन नीतियों को लेकर के आपने ढिढोरा पीटा, उसकी किसी की बात आप नहीं करते। आप नए तरह, आप 2022 से आप 2027 चलेंगे। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हंस बोले साहब, क्यों नहीं कहते हैं कि किसानों की आय की स्थिति क्या है और किसानों की दुर्दशा क्यों हुई? वो कौन सी सरकार की नीतियां जिम्मेदार है जिसके लिए हालात पैदा हुए? और अगर आप इस पर चर्चा नहीं करते तो केवल और केवल आपका यह पाखंड है, इसका कोई मतलब नहीं है। और केवल यह है कि जो काम आप, स्थिति यह है ना कि एक अस्पताल में एक मरीज पड़ा हुआ है, उसके बारे में डॉक्टर उसको रोज जाके बताता है कि देखिए आपकी ये समस्याएं हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं करता हो जी। यानी कि न तो इलाज करता है, न दूसरे डॉक्टर के पास जाने देता है। यह केवल कोशिश वही है।